राम राम नमस्कार। अपना आज राजस्थान जीके में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत संगीत कला में ये लोकगीत किसी भी कंपटीशन में 2-3-4% निश्चित तौर पर पूछ लेते हैं। किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरएएस, राजस्थान पुलिस, टीचर भर्ती सभी के सिलेबस में ये लगभग है। देखो, संगीत कला से संबंधित पहला क्वेश्चन, संगीत का जनक कौन सा ग्रंथ माना जाता है भारत में? भारत में संगीत का जनक ग्रंथ, भारत में संगीत का जनक ग्रंथ यह माना जाता है सामवेद को। सामवेद भारतीय संगीत का जनक ग्रंथ या सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संगीत का वर्णन है, कौन सा है? सामवेद। वेद कितने? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब देखो, सामवेद में क्या मिलता है? आर्यों द्वारा और यज्ञ वगैरह किए जाते थे, अनुष्ठान किए जाते थे, तो उस समय मंत्र और ऋचा बोली जाती थी, उनका उल्लेख मिलता है। आर्यों द्वारा यज्ञादि, सामवेद में आर्यों द्वारा यज्ञ आदि करते समय मंत्रों के उच्चारण की विधियां या विधियों का उल्लेख। तो भारतीय संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ सामवेद। सामवेद में क्या मिलता है? वैदिक काल में आर्य जो यज्ञ वगैरह करते थे, तो उस समय मंत्रों को बोलने की विधियां बताई गई हैं। तो इसी तरह से संगीत की भी धुन और विधियां हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रश्न, अपने अज्ञातवास के दौरान और पांडव राजस्थान में आए थे। बैराट ये है, बैराट की पहाड़ियों में भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, बिचक डूंगरी, तो बैराट में ज्यादातर रहे थे। अज्ञातवास के दौरान यहां पर आए थे। तो बैराट का प्राचीन नाम था विराटनगर। विराटनगर, और विराटनगर की एक राजकुमारी थी उत्तरा। उत्तरा को अर्जुन ने संगीत की शिक्षा दी थी, ऐसा धार्मिक ग्रंथों से उल्लेख मिलता है। तो प्रश्न यहां पर क्या बना? विराटनगर की वह राजकुमारी जिसको अर्जुन ने संगीत की शिक्षा दी थी। इसका उत्तर क्या है? उत्तरा। यह प्रश्न भी एक बार पूछा गया था। विराटनगर, बैराट का प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर। तो विराटनगर की वह राजकुमारी जिसको अर्जुन ने संगीत की शिक्षा दी थी, उसका नाम क्या है? उत्तरा। तो यह भी संगीत से संबंधित प्रश्न है। इसके बाद में भारत के इतिहास में कई काल आए, जैसे गुप्त काल, वैदिक काल, मौर्य काल, ये मुगल काल, सल्तनत काल, राजपूत काल। तो एक समय ऐसा है भारत के इतिहास में जिसमें संगीत की काफी प्रगति हुई, इसलिए उस काल को संगीत का स्वर्ण युग कहते हैं। तो प्रश्न यहां पर, भारतीय संगीत का स्वर्ण युग। तो संगीत का स्वर्ण युग कौन से काल को कहते हैं? गुप्त काल। भारतीय संगीत का स्वर्ण युग कौन सा काल कहलाता है? गुप्त काल। साहित्य का स्वर्ण युग भी गुप्त काल कहलाता है। ध्यान रहे, चित्रकला का स्वर्ण युग काल जहांगीर का काल, साहित्य और संस्कृति का स्वर्ण युग ये गुप्त काल, और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां का काल। इस तरह से अलग अलग कई बार प्रश्न पूछते हैं। अब देखो, एक ये इसके ऊपर इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला है, अकबर है, अकबर मुगल काल का शासक,
उसका एक दरबारी संगीतज्ञ था, वो काफी प्रसिद्ध है, उसका नाम तानसेन। तो अकबर का प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ, अकबर का प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ, उसका नाम तानसेन। तो तानसेन किसका दरबारी संगीतज्ञ था? अकबर का प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ था। ठीक है, अब देखो, एक राजा भारत के इतिहास में मुगल काल में ऐसा हुआ है जिसने संगीत और चित्रकला के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये भी जोरदार प्रश्न बनता है, भारत का वह शासक जिसने संगीत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, औरंगजेब। भारत का वह शासक जिसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसका उत्तर क्या है? औरंगजेब। औरंगजेब इस शासक ने संगीत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था और खुद ये वाद्य यंत्र बजाता था, वीणा वाद्य यंत्र बजाता था औरंगजेब। ठीक है, अब देखो, संगीत के ऊपर एक दो प्रश्न इस तरह से पूछते हैं कि इस संगीतज्ञ का संबंध किस घराने से है, इसका संबंध किस घराने से है? तो ये घराना प्रणाली है, इसकी शुरुआत किससे मानी जाती है? इस घराना प्रणाली की शुरुआत तानसेन से मानी जाती है। तो संगीत में घराना प्रणाली का जनक, संगीत में घराना प्रणाली का जनक कौन था? तानसेन। किसको माना जाता है? तानसेन को। ठीक है, अब देखो, एक प्रश्न राजस्थान के कई एग्जाम में पूछा गया है कि पंडित जसराज एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ है, इसका संबंध किस घराने से है? पंडित जसराज, पंडित जसराज का संबंध, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? किस घराने से है? पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो इसका उत्तर होगा मेवाती घराने से। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो इसका उत्तर होगा मेवाती घराने से। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? मेवाती घराने से। ठीक है, फिर देखो, भारत में संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? सामवेद। कई बार पूछते हैं इसको, कई बार इस तरह से पूछ लेते हैं, भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ या आधार वेद कौन सा है? ये सामवेद। आर्यों द्वारा यह गादी करते समय जो मंत्र बोलने की विधियां थी वो सामवेद के अंदर बताई गई हैं। फिर विराटनगर की वह राजकुमारी जिसको अर्जुन ने संगीत की शिक्षा दी थी, उसका नाम क्या है? उत्तरा। वो संगीत की शिक्षा किसने दी थी? अर्जुन ने दी थी। फिर भारतीय संगीत का स्वर्ण युग ये कौन सा काल कहलाता है? गुप्त काल कहलाता है। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ तानसेन। भारत का वह शासक जिसने संगीत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, औरंगजेब। संगीत में घराना प्रणाली का जनक तानसेन। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? मेवाती घराने से है। ठीक है, अब देखो, एक संगीतज्ञ ये घराना, इसके अलावा कुछ राग हैं, रागों से पहले एक संगीतज्ञ और भी था, बैजू बावरा। ये कौन था? इसके ऊपर भी प्रश्न पूछा जाता है, बैजू बावरा। बैजू बावरा ये कौन था? ये ग्वालियर, कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ग्वालियर, ग्वालियर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो ग्वालियर का राजा था एक मानसिंह तोमर, उसका दरबारी था ये। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि तानसेन का समकालीन था। तो ये ग्वालियर शासक मानसिंह तोमर का दरबारी, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर का दरबारी। और संगीतज्ञ कौन सा था? बैजू बावरा। तो बैजू बावरा कौन था? ग्वालियर के शासक मानसिंह तोमर का दरबारी संगीतज्ञ था और ये तानसेन का समकालीन है। ठीक है, अब देखो, कुछ राग हैं। राग, कोई राग सुबह गाया जाता है, कोई दोपहर को गाया जाता है, कोई शाम को गाया जाता है, उनकी निश्चित टाइम है।
इनमें से कई बार प्रश्न पूछते हैं कि ये राग कब गाया जाता है, इसका संबंध किससे, इसका संबंध किससे है। तो सबसे पहले देखो राग मल्हार, राग मल्हार, राग मल्हार ये कब गाया जाता है, प्रातः काल, प्रातः काल गाया जाता है। राग मल्हार ये कब गाया जाता है, प्रातः काल गाया जाता है राग मल्हार। फिर देखो राग भैरव, राग भैरव ये कब गाया जाता है, दोपहर को, दोपहर को गाया जाता है राग भैरव। राग मल्हार प्रातः काल, राग भैरव ये कब गाया जाता है, दोपहर को गाया जाता है। ठीक है। फिर देखो एक 4 बैंत शैली है गायन की, 4 बैंत शैली, 4 बैंत शैली ये कहां की प्रसिद्ध है, टोंक की, टोंक की गायन की 4 बैंत शैली ये कहां की प्रसिद्ध है, टोंक की। 4 बैंत शैली गायन की कहां की प्रसिद्ध है, टोंक की प्रसिद्ध है। फिर देखो एक है मांड गायन शैली, मांड गायन शैली। ये मांड गायन शैली क्या है, देखो संगीत के गाने की 2 शैलियां होती हैं, एक तो शास्त्रीय शैली, लयबद्ध तरीके से सामवेद में बताए हुए नियमों के अनुसार गायन शैली, एक लौकिक शैली। गायन की 2 शैलियां मुख्य रूप से, एक तो शास्त्रीय शैली, एक लोक गायन शैली। और जब इन दोनों का मिश्रित रूप हो उस शैली को क्या कहते हैं, मांड गायन शैली। तो शास्त्रीय शैली, संगीत की शास्त्रीय शैली व लौकिक शैली दोनों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है, मांड गायन शैली। शास्त्रीय शैली व लौकिक गायन शैली दोनों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है, मांड गायन शैली कहलाता है। ठीक है। अब देखो राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका कौन है, प्रसिद्ध मांड गायिका, राजस्थान की प्रसिद्ध मांड, राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका ये कौन है, अल्लाह जीलाबाई। राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका, प्रसिद्ध मांड गायिका अल्लाह जीलाबाई, ये राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका है। अब देखो इसके अलावा मेवाड़ का एक शासक था महाराणा कुंभा, इसके ऊपर भी प्रश्न पूछ लेते हैं। संगीत का अच्छा ज्ञान था महाराणा कुंभा को। ठीक है। तो कुंभा पर प्रश्न ये बनता है, कुंभा को संगीत के क्षेत्र में विशेष ज्ञान होने के कारण कौन सी उपाधि प्रदान की गई, मेवाड़ शासक, मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा को संगीत क्षेत्र में विशेष ज्ञान होने के कारण, मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा को संगीत क्षेत्र में विशेष ज्ञान होने के कारण कौन सी उपाधि प्रदान की गई, कौन सी उपाधि प्रदान की गई, तो वो है अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। महाराणा कुंभा को संगीत के क्षेत्र में विशेष ज्ञान होने के कारण कौन सी उपाधि प्रदान की गई, तो कौन सी उपाधि प्रदान की गई, अभिनव भट्टाचार्य। क्यों प्रदान की गई, संगीत के क्षेत्र में विशेष ज्ञान होने के कारण। अब देखो महाराणा कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथ कौन से हैं, कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथ, तो कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथ, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथ कौन से हैं, नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1 संगीत राज,
संगीत राज। नंबर 2 संगीत मीमांसा, संगीत राज। दूसरा संगीत मीमांसा। तीसरा रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। देखो ये रसिक प्रिया क्या है, ये बंगाल है, ये बंगाल, बंगाल का एक राजा था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन का दरबारी था जयदेव, जयदेव। और जयदेव ने एक पुस्तक लिखी थी गीत गोविंद, गीत गोविंद। ये बंगाली भाषा में है, बंगाली भाषा में है। तो बंगाल का शासक था लक्ष्मण सेन, उसका दरबारी विद्वान था जयदेव। जयदेव ने पुस्तक लिखी थी गीत गोविंद। कई बार पूछते हैं गीत गोविंद के लेखक कौन है, गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो गीत गोविंद इस जयदेव ने लिखी थी। माणा कुंभा ने इसका मारवाड़ी भाषा, मेवाड़ी भाषा में अनुवाद किया। तो ये रसिक प्रिया। और एक पुस्तक का जब दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाए तो वो क्या कहलाती है? टीका कहलाती है। तो रसिक प्रिया किसके ऊपर टीका है? गीत गोविंद के ऊपर टीका है। तो रसिक प्रिया गीत गोविंद पर टीका। गीत गोविंद के ऊपर माणा कुंभा ने किस नाम से टीका लिखी? रसिक प्रिया। तो संगीत राज, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया किसके ग्रंथ हैं? मेवाड़ के शासक माणा कुंभा के। तो बैजू बावरा ये ग्वालियर के शासक मानसिंह तोमर का, ग्वालियर शासक मानसिंह तोमर का दरबारी विद्वान। राग मल्हार कब गाया जाता है? प्रातःकाल। राग भैरव कब गाया जाता है? दोपहर को। गायन की 4 बैच शैली कहां की प्रसिद्ध है? टोंक की। मांड गायन शैली शास्त्रीय शैली और लौकिक शैली दोनों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? मांड गायन शैली। राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका कौन है? अल्लाह जिलाबाई, राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका है। ठीक है, अब देखो मेवाड़ के शासक माणा कुंभा को संगीत के क्षेत्र में विशेष ज्ञान होने के कारण से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? अभिनव भट्टाचार्य उपाधि प्रदान की थी। और कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया। और रसिक प्रिया किसके ऊपर टीका है? गीत गोविंद के ऊपर टीका है। गीत गोविंद ये भी संगीत से संबंधित ग्रंथ है और इसकी किसने लिखा था? जयदेव ने लिखा था। अब देखो इसके बाद में अगला प्रश्न, ये प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ रागमाला, राग मंजरी, ये भी राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो इनका लेखक पूछते हैं कि ये किसने लिखी थी? तो प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ, प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ रागमाला, राग मंजरी के लेखक। प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ रागमाला, राग मंजरी के लेखक। तो इनके लेखक है पुंडरीक विठल, पुंडरीक विठल। रागमाला व राग मंजरी इनके लेखक कौन है? पुंडरीक विठल। और ये पुंडरीक विठल किसका समकालीन था? ये जयपुर है, जयपुर में ये मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में और अकबर की सेना का नेतृत्व किया, ये पुंडरीक विठल कौन था? मानसिंह प्रथम का समकालीन था। मानसिंह प्रथम का समकालीन था। इसी समय ये ग्रंथ लिखे थे। तो प्रसिद्ध ग्रंथ रागमाला, राग मंजरी, इनके लेखक कौन है? पुंडरीक विठल। और ये किसका समकालीन था? मानसिंह प्रथम जयपुर के शासक का समकालीन था। अब देखो ये अगला प्रश्न, इसके ऊपर क्या बनता है? जयपुर घराने का प्रवर्तक कौन था? जयपुर संगीत घराने का प्रवर्तक, जयपुर संगीत घराने का प्रवर्तक। घराने का मतलब उस घर में फिर ये परंपरा बन गई, एक घराना बन गया, उसके बाद में ये संगीतज्ञ, उसके बाद में ये संगीतज्ञ। तो जयपुर भी एक संगीत घराना है। इसके प्रवर्तक कौन है? तो
इसके प्रवर्तक है मनरंग भूपत। जयपुर संगीत घराने का प्रवर्तक कौन है? मनरंग भूपत। मनरंग भूपत जयपुर संगीत घराने का प्रवर्तक है। अब ये मनरंग कौन है? मनरंग दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदारंग का पुत्र था। मनरंग कौन था? दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदारंग का पुत्र। ये मनरंग भूपत कौन है? दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदारंग का पुत्र। जयपुर घराने का प्रवर्तक मनरंग भूपत और ये दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदारंग का पुत्र था। ठीक है, अब देखो इस जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ, सबसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? सबसे मोहम्मद अली खां कोठी वाले। जयपुर घराने का प्रसिद्ध संगीतज्ञ, जयपुर घराने का प्रसिद्ध संगीतज्ञ मोहम्मद अली खां कोठी वाले। मोहम्मद अली खां कोठी वाले दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदारंग का पुत्र था। ये मनरंग भूपत जयपुर घराने का प्रवर्तक जिसको माना जाता है। अब जयपुर घराने का सबसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन था? मोहम्मद अली खां कोठी वाले। मोहम्मद अली खां कोठी वाले। ठीक है, अब देखो ये जो लोकगीत हैं, इन लोकगीतों से जिस क्षेत्र का वह लोकगीत है जो उसको गाता है वो उस क्षेत्र की संस्कृति का पता चलता है लोकगीतों की। तो एक बार प्रश्न पूछा गया था, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, यानी लोकगीतों से ये पता चलता है कि इनकी संस्कृति ऐसी है इस क्षेत्र की। तो ये किसने कहा था? देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था। तो लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, इसका अर्थ बड़ा गंभीर है। लोकगीतों से उस क्षेत्र की संस्कृति का पता चलता है और ये किसने कहा था? देवेंद्र सत्यार्थी। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, ये किसने कहा था? देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, किसने कहा था? देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था। अब देखो प्रत्येक राज्य का अपना अपना कोई न कोई एक लोकगीत होता है, उसको राज्य गीत कहते हैं। अपने राजस्थान का राज्य लोकगीत कौन सा है? या राजस्थान का राज्य गीत, राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये राजस्थान का राज्य गीत है। फिर इसके ऊपर दूसरा प्रश्न ये पूछते हैं, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, इस गीत को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको है? तो इस गीत को विश्व स्तर के ऊपर प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई को है। तो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश राजस्थान का राज्य गीत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय, यानी इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको है? अल्लाह जिला बाई।
अल्लाह जिलाबाई को है। और ये अल्लाह जिलाबाई कौन है? राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका। इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको है? अल्लाह जिलाबाई। ये अल्लाह जिलाबाई कौन है? प्रसिद्ध मांड गायिका, राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका है, ठीक है। अब देखो प्रसिद्ध ग्रंथ रागमाला राग मंजरी के लेखक कौन है? पुंडरीक विठल मानसिंह प्रथम का समकालीन था। जयपुर घराने का प्रवर्तक कौन था? मनरंग भूपत। ये मनरंग भूपत जयपुर घराने का प्रवर्तक है कौन? ये दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदारंग का पुत्र था, ठीक है। और जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन हुए हैं? मोहम्मद अली खां कोठी वाले। और लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था राजस्थान का राज्य लोकगीत कौन सा है? केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। इस राज्य गीत को विश्व स्तर के ऊपर प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको है? प्रसिद्ध मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई को है, ठीक है। अब देखो राजस्थान के क्षेत्रों के कुछ प्रमुख गीत। सबसे पहले देखो नंबर 1 पंछीड़ा गीत। ये माणिक्य लाल वर्मा का गीत। पंछीड़ा गीत मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना के समय माणिक्य लाल वर्मा ने गाया था। कई कंपटीशनों में पूछा गया है। पंछीड़ा गीत माणिक्य लाल वर्मा का गीत कौन सा है? पंछीड़ा गीत। ये राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कौन से क्षेत्र का है? आड़ोती क्षेत्र का। ये आड़ोती क्षेत्र का कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ इसको आड़ोती कहते हैं। तो ये गीत प्रसिद्ध कौन से क्षेत्र का है? आड़ोती क्षेत्र का या आड़ोती अंचल का। पंछीड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा का लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? आड़ोती क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ठीक है। दूसरा गीत हिचकी गीत। हिचकी आने का आम भाषा में मतलब होता है कि कोई उसको स्मरण कर रहा है, कोई उसको याद कर रहा है। तो हिचकी गीत किसी प्रियजन को याद करके गाए जाने वाले गीत हिचकी गीत कहलाते हैं। तो हिचकी गीत कब गाया जाता है? किसी की याद में गाया जाने वाला, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? हिचकी गीत कहलाता है। किसी की याद में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? हिचकी गीत कहलाता है। फिर देखो ये बन्ना बन्नी बन्ना का मतलब है दूल्हा और बन्नी का मतलब है दुल्हन या वधू। बन्ना बन्नी यानी दूल्हा और दुल्हन को संबोधित करते हुए ये गीत विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। तो बन्ना बन्नी गीत कब गाए जाते हैं? विवाह के अवसर पर। बन्ना बन्नी विवाह के अवसर पर बन्ना बन्नी गीत कब गाए जाते हैं? विवाह के अवसर पर। बन्ने का मतलब दूल्हा और बन्नी का मतलब दुल्हन। अब देखो बंधावा गीत ये बंधावा गीत किसी भी शुभ कार्य के संपन्न होने पर गाए जाते हैं। शुभ कार्य के संपन्न होने पर गाए जाते हैं बंधावा गीत। तो बंधावा गीत कब गाए जाते हैं? शुभ कार्य के संपन्न होने पर। शुभ कार्य के संपन्न होने पर बंधावा गीत ये कब गाया जाता है? शुभ कार्य के संपन्न होने पर यह बंधावा गीत गाया जाता है। फिर देखो चिरमी गीत चिरमी एक पौधा होता है और ये चिरमी गीत कब गाया जाता है? चिरमी एक पौधा होता है और नवविवाहित लड़की द्वारा
ससुराल में अपने पिता या भाई आने की प्रतीक्षा में ये चिरमी गीत गाया जाता है। तो चिरमी एक पौधा होता है, नवविवाहिता द्वारा ससुराल में अपने भाई या पिता के आने की प्रतीक्षा में गाया जाता है। कौन सा गीत? चिरमी गीत। तो चिरमी यह एक पौधा होता है, चिरमी एक पौधा होता है और नव विवाहिता द्वारा ससुराल में अपने भाई या पिता के आने की प्रतीक्षा में गाया जाता है। कौन सा गीत? चिरमी गीत। ससुराल में अपने भाई या पिता के आने की स्मृति में प्रतीक्षा में कौन सा गीत गाया जाता है? चिरमी गीत गाया जाता है। फिर देखो बिछुड़ो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिछुड़ो, देखो इसमें क्या कल्पना होती है। ये बिछुड़ो गीत इस आड़ोती क्षेत्र का ही प्रसिद्ध है और आड़ोती क्षेत्र में कालबेलिया स्त्री द्वारा गाया जाता है। ऐसी कल्पना की जाती है कि कालबेलिया स्त्री को किसी बिच्छू ने डस लिया और बिच्छू डसने के बाद अपनी मृत्यु को नजदीक देखते हुए वो अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए कहती है कि मैं तो मर जाऊंगी, आप दूसरी शादी कर लेना। इस तरह की कल्पना की गई है। तो बिछुड़ो गीत आड़ोती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कौन सी कल्पना है? किसी कालबेलिया स्त्री को बिच्छू डसने की कल्पना है। बाद में मृत्यु को नजदीक देख करके वो अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए संबोधित करती है। किस गीत में? बिछुड़ो गीत में। तो इसका पहला क्वेश्चन, ये प्रसिद्ध कहाँ है? आड़ोती। बिछुड़ो गीत प्रसिद्ध कहाँ है? आड़ोती। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ को आड़ोती कहते हैं। इस गीत में कालबेलिया स्त्री को बिच्छू डसने पर वह अपनी मृत्यु को नजदीक देख पति को दूसरी शादी करने के लिए कहती है। किस गीत में? बिछुड़ो गीत में।